जंगल, ये शब्द सुनते ही कई तरह के ख्याल जहन में आते हैं। जंगल अपने आप में कई राज दबाए रखती है। कई बार तो वो राज काफ़ी भयानक भी होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानियों की ओर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। कहानियों का पूरा मज़ा उठाने के लिए अपने अपने हेडफोन्स लगाइए। ये पहली कहानी है आशुतोष जी की। आगे की कहानी मैं उन्हीं की जुबानी सुनाऊंगा। 2016 के दिसंबर महीने में ये घटना मेरे साथ घटित हुई थी। दिसंबर सेकेंड वीक में मैं, मेरी वाइफ नेहा और मेरा छोटा भाई अंकुर, हम तीनों हिमाचल गए हुए थे। सर्दियों में हिमाचल सच में जन्नत से कम नहीं लगती। हम तीनों वहाँ के एक फॉरेस्ट रिसोर्ट में रुके हुए थे। वो रिसोर्ट एक घने जंगल के बीचों बीच था। वहाँ एक अलग ही मज़ा आ रहा था। रात को डिनर करने के बाद नेहा तो सो गई, पर हम दोनों भाई बाहर कैंप फायर के पास बैठे बातें कर रहे थे। तब रात के करीब 10:30 बजे होंगे। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं, अंकुर कुछ बात ही कर रहे थे कि तभी उस रिसोर्ट का मैनेजर आया और कहा, सर बुरा मत माने पर काफ़ी लेट हो गया है, प्लीज़ आप दोनों अपने अपने कमरे में जाएं। अंकुर थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, क्यों, ऐसा कोई नियम है यहाँ का? उस मैनेजर ने कहा, जी सर, ये जंगली इलाका है, कई खतरनाक जानवर भी होते हैं और रात को कुछ भी हो सकता है यहाँ। मैंने कहा, ठीक है भाई, ठीक है, हम 5-10 मिनट में चले जाएंगे यहाँ से, डोंट वरी। फिर वो मैनेजर चला गया। अंकुर ने कहा, क्या भाई, हम क्या यहाँ सोने आए हैं? फिर मैंने कहा, अरे मैंने उस मैनेजर को यहाँ से भगाने के लिए ऐसा कहा। फिर हम दोनों भाई ने जंगल में घूमने का सोचा। कुछ देर बाद हम दोनों जंगल के अंदर घूमने निकल पड़े। काफ़ी अच्छा लग रहा था हमें। जंगली कीड़ों की आवाज़ें, जंगल की वो खुशबू, एक अलग ही मज़ा आ रहा था वहाँ। हम दोनों घूमते हुए काफ़ी अंदर तक चले गए थे। तभी अचानक से कीड़ों की आवाज़ें एकदम से बंद हो गई और एक अजीब सा सन्नाटा चारों तरफ छा गया। वो सन्नाटा मुझे काफ़ी अजीब और डरावना लगा। मैंने कहा, अंकुर चल भाई, वापस चलते हैं। अंकुर भी मान गया। उसे भी शायद थोड़ा डर लगने लगा था। फिर हम दोनों वापस आने लगे। मैंने महसूस किया कि कोई तीसरा भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। मैं अचानक रुक गया और अंकुर को भी रोक लिया, पर अभी भी वो चलने की आवाज़ें मेरे बाजू से आ रही थी। अंकुर ने डरते हुए कहा, भाई वहाँ देखो। मैंने अपने बाएं ओर देखा। मैंने देखा 2 बड़े बड़े लाल आंखें हमारी ओर घूर रही थी और वो भागती हुई हमारी ओर ही आ रही थी। हम दोनों भाई जी जान से वहाँ से भागे। करीब 10 मिनट बाद हम रिसोर्ट में पहुँच गए। अब हम दोनों ने पीछे पलटा तो देखा एक बड़ी सी आकृति हमसे कुछ ही दूर खड़ी थी और उसकी आंखें अभी भी लाल होकर जल रही थी। और सबसे डरावनी थी कि वो आकृति अपने 2 पैरों पर खड़ी थी। वो कोई आम जानवर तो नहीं हो सकता। फिर अगले दिन हम दिल्ली वापस आ गए। ये बात हमने नेहा को नहीं बताई। एक दिन मैंने इंटरनेट में बिगफुट के बारे में पढ़ा था, तो मुझे लगा शायद वो लाल आंखों वाला बिगफुट ही हो सकता है। ये दूसरी कहानी है ध्रुव जी की। आज की कहानी मुझे मेरे दादाजी ने सुनाई थी। 60 के दशक में हमारा गांव चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था। चारों तरफ बस बड़े और घने पेड़ ही थे और रात को लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते थे, क्योंकि जंगली रास्ते रात को काफ़ी भयानक हो जाते थे। एक बार मेरे दादाजी और उनके 2 दोस्त रघु और सुमेध शहर गए हुए थे। आते आते उन्हें काफ़ी देर हो गई थी। करीब रात के 8 बज चुके थे। बस से उतरने के बाद अब वो तीनों पैदल गांव की ओर आ रहे थे, जंगली रास्तों से होकर। वो लोग बातें करते हुए आ रहे थे कि तभी उन्हें दूर से घोड़ों की आवाज़ें सुनाई दी। तीनों काफ़ी डर गए, क्योंकि तब डाकुओं का ज़माना था।
वो तीनों पास के एक झाड़ी के पीछे छुप गए। अब घोड़े की आवाज़ें पास आने लगी थी। डर के मारे तीनों का बुरा हाल था। अचानक घोड़ों की आवाज़ पास आकर बंद हो गई, पर उनके सामने कोई नहीं था। वो तीनों को काफ़ी अजीब लगा। कुछ देर बाद वो तीनों झाड़ियों से बाहर निकले और दोबारा गांव की ओर चलने लगे। पर तभी उन्होंने सामने देखा, एक घुड़सवार अंग्रेज ऑफिसर खड़ा था। अब उन तीनों को पता चल चुका था कि ये एक अंग्रेज की आत्मा है, जिसे कई साल पहले हमारे ही गांव के कुछ लोगों ने मार गिराया था। पर वो आत्मा इनके पास नहीं आ रही थी। दादाजी ने अपने दोस्तों से कहा, उसे अनदेखा करके आगे बढ़ते रहे। फिर वो तीनों अपने रास्ते चलने लगे। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद दादाजी ने पीछे देखा तो वो आत्मा अभी भी वहाँ खड़ा उन्हें घूर रहा था। फिर वो तीनों सही सलामत अपने अपने घर पहुँच गए। अगली सुबह दादाजी ने सबको ये बात बताई तो गांव वाले भी काफ़ी डर गए। दादाजी ने मंदिर के पंडित जी से कहा, उस आत्मा ने हमें कुछ किया क्यों नहीं? पंडित जी ने कहा, क्योंकि तुम्हारे गले में रुद्राक्ष की माला थी, इसीलिए वो तुम्हारे पास नहीं आ पाया। ये कहानी आज भी हमारे गांव में काफ़ी फेमस है। ये तीसरी कहानी है नौरीन की। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नौरीन है और मैं अमेरिका में रहता हूँ। 2 साल पहले एक बहुत ही डरावनी घटना मेरे और मेरे दोस्त के साथ घटित हुई थी। मेरा दोस्त अब तो इस दुनिया में नहीं है, पर हाँ, मैं आज भी जब उस रात को याद करता हूँ मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 2019 अक्टूबर में मैं और मेरा दोस्त जेफ, हम दोनों एरिज़ोना गए हुए थे। सच बताऊँ तो एरिज़ोना में मेरा एक छोटा सा काम था, पर काम तो बस बहाना था। मुझे तो एरिज़ोना के जंगलों में बहुत ही मज़ा आता था। मैं और जेफ, हम दोनों एक प्राइवेट गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। मेरा काम बस एक ही दिन में ख़त्म हो गया था। फिर हम दोनों जंगल में घूमने चले गए। जंगल में जाते ही मुझे बहुत ही सुकून मिला था। हमने वहाँ एक पेड़ के नीचे एक मैट बिछाकर बैठ गए और बातें करने लगे। फिर दोपहर को हमने लंच किया और थोड़ा आराम करने लगे। हम दोनों की आँख कब लग गई पता ही नहीं चला। जब मैं उठा तो पूरा जंगल अंधेरे के आगोश में आ चुका था। मैंने जेफ की ओर देखा, पर वो अपनी जगह पर नहीं था। मैंने तुरंत उठकर सारा सामान बैग में डाल दिया और जेफ को बुलाने लगा, पर जेफ मेरे आसपास भी नहीं था। मैंने मोबाइल देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। मैंने जेफ को कॉल किया, पर उसका मोबाइल मेरे बैग के पास ही पड़ा था। अब मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी थी। मैंने बैग से फ्लैशलाइट निकाला और जेफ को ढूंढते हुए जंगल की ओर बढ़ने लगा। पर अजीब बात थी कि जेफ दूर दूर तक नहीं था। मैंने हेल्पलाइन को कॉल करने लगा, पर मेरा फ़ोन अचानक स्विच ऑफ हो गया। जेफ का मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था। अब मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। फिर कुछ देर बाद मैंने अपने आप को संभाला और सोचा कि पहले मुझे इस जंगल से निकलना पड़ेगा, फिर जेफ को ढूंढने आऊँगा। पर अंधेरे के कारण मैं रास्ता भी भटक गया था। और दोस्तों, मैं बता दूं, रात को जंगल में रास्ता भटकना मतलब अपनी मौत को बुलाना होता है। फिर कुछ और आगे बढ़ने के बाद अचानक जंगल शांत हो गया। कोई आवाज़ नहीं, एकदम शांत। जो जंगल मुझे जन्नत लग रहा था, अब मुझे वो काफ़ी भयानक लगने लगा था। मैं फिर भी आगे बढ़ रहा था। तभी एक बहुत ही खौफनाक मंजर मैंने अपने आगे देखा। मेरे सामने जितने भी पेड़ थे, हर पेड़ में इंसानों की लाशें टंगी हुई थी, फांसियों में। ये देखने के बाद तो मेरा खून ही जम गया था। मैंने फ्लैशलाइट से उन सारे लाशों को देखा और मैं देख ही रहा था कि तभी एक लाश ने अचानक आंख खोला और बड़े ही भयानक तरीके से कहा, वेलकम डियर। ये सुनते ही मैं गिरते पड़ते भागने लगा वहाँ से। भागते हुए जब मैंने पीछे देखा तो वो सारी लाशें पेड़ों से नीचे उतरकर मेरे पीछे ही आ रही थी। फिर मैं अचानक रुक गया क्योंकि मेरे सामने जेफ खड़ा था। वो कुछ अलग ही लग रहा था। मैंने उससे कहा, तू कहाँ था भाई? चल भाग यहाँ से।
जैफ ने मुझे एक और इशारा किया और उस ओर भागने को कहा और कहा तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। फिर मैं भी बिना सोचे समझे जैफ के दिखाए हुए दिशा में भागने लगा। कुछ देर बाद मैं हाईवे में पहुँच गया। तब मैंने देखा जैफ मुझसे कुछ दूर खड़ा था। मैं उसके पास गया तो वो अचानक मेरे सामने ही गायब हो गया। ये देखते ही मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे सामने कुछ पुलिस ऑफिसर खड़े थे। मैंने उन सबको रात का पूरा वाकया सुनाया। फिर उन्होंने मुझे उस जंगल से मिले 8 लाशें दिखाई। पर यह क्या, उनमें से एक लाश जैफ की भी थी। ये देखकर मैं तो चकरा ही गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से पता चला कि उन सब की मौत फांसी लगाने से हुई थी, जैफ की भी। शायद जैफ की आत्मा ने ही मेरी जान उस दिन बचाई थी उस जंगल से। ये चौथी कहानी है रुद्रेश की। ये बात पिछले कुछ महीने की है, जब लॉकडाउन खुला और मैं अपने एक दोस्त से मिलने उसके गांव चला गया था। मेरे दोस्त का नाम है रमन। मैं और रमन कई दिनों बाद मिले थे तो हम काफ़ी घूमे, बहुत ही मस्ती किया। एक दिन रमन के साथ हम लोग उनके गांव के पास जंगल में घूमने गए थे। शाम के 4 बजते ही रमन वहां से मुझे हड़बड़ा के वापस अपने घर ले आया। मैंने कहा क्या हुआ भाई, इतनी हड़बड़ी क्यों? फिर रमन ने मुझे कहा अंधेरा होते ही वो जंगल काफ़ी खतरनाक हो जाता है। मैंने पूछा मतलब जंगली जानवरों का डर रहता है? रमन ने कहा नहीं, उससे भी कुछ ज़्यादा भयानक होता है। क्या होता है? मैंने पूछा। फिर रमन ने कहा रात को उस जंगल में कई सारे जिन्नात आते हैं और वहाँ दावत उड़ाते हैं। ये सुनते ही मैं हंसने लगा। रमन ने कहा यह मजाक नहीं है, ये हकीकत है। मैंने कहा तो ठीक है, मुझे भी उन जिन्नातों को देखना है। रमन ने कहा पागल मत बन, ये सब काफ़ी खतरनाक होता है। फिर मैं जिद करने लगा। आखिरकार रमन को मेरी बात माननी ही पड़ी। अगले दिन शाम को हम दोनों उसी जंगल की ओर जाने लगे। रमन काफ़ी डरा हुआ था। फिर हम दोनों एक झाड़ी के पीछे छुप गए। करीब 1 घंटे के बाद हमें अचानक से काफ़ी गर्मी महसूस होने लगी और फिर एक अद्भुत नज़ारा मैंने अपनी आंखों में देखा। घोड़े पर सवार कुछ लंबे चौड़े लोग वहाँ अचानक से आ गए मतलब एकदम से प्रकट हो गए। वो सब काफ़ी बड़े थे और उन सब ने सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ था। ये सारा नज़ारा मुझे किसी सपने की तरह लग रहा था। फिर कुछ देर बाद एक और जिन वहाँ प्रकट हो गया और उसे देखते ही बाकी सारे जिन्नातों ने उसे सलाम अदा किया। शायद वो बादशाह जिन था। वो बादशाह जिन बाकी जिन्नों से भी ज़्यादा सुंदर था। तभी मैंने अपने पैरों के पास एक सांप को देखा। सांप को देखते ही मैं चिल्लाते हुए झाड़ी से बाहर आ गया। मेरे और रमन को देखते ही उन जिन्नातों ने हमें पकड़ लिया और हमें बादशाह जिन के सामने खड़ा कर दिया। बादशाह जिन काफ़ी शांत किस्म के जिन थे। उन्होंने एक भारी आवाज़ में कहा तुम दोनों के पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है तुम दोनों चुपचाप यहां से घर लौट जाओ, या फिर मेरे साथ एक सौदा करो। रमन तो चुपचाप घर जाने के लिए तैयार हो गया और वो घर चला भी गया, लेकिन मैं सौदा करना चाहता था। बादशाह जिन ने कहा तुम मुझसे जो चाहे वो मांगो और बदले में मैं भी तुमसे कुछ चीज मांगूंगा। मैंने कहा मुझे मेरी मनचाही नौकरी चाहिए। बादशाह जिन ने कहा ठीक है, हो जाएगा। फिर मैंने पूछा आपको क्या चाहिए? बादशाह जिन ने कहा आज से ठीक 45 दिन बाद मैं खुद वो चीज तुमसे ले लूंगा। इतना कहते ही वो सब वहाँ से अचानक गायब हो गए और इसके बाद मैं भी रमन के घर वापस आ गया। फिर मुझे एक बड़ी एमएनसी कंपनी में जॉब मिल गई। मेरा सपना सच हो गया था। मैंने मन ही मन बादशाह जिन को शुक्रिया अदा किया। फिर कुछ दिन बाद मैं ऑफिस से घर लौट रहा था और मेरा रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। उसी एक्सीडेंट में मेरी एक उंगली पूरी तरह से कट गई।
पर मुझे कुछ नहीं हुआ। उसी दिन रात को मुझे एक सपना आया। सपने में मुझे बादशाह जिन मिले। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारी एक उंगली लेकर सौदा पूरा कर दिया। मेरे बाएं हाथ में 4 उंगली है। और उस दिन के बाद कभी वो जिन्नात उस जंगल में दोबारा नहीं आए। ये 5वीं और आखिरी कहानी है शुभम की। ये बात 2009 की है। तब मैं पढ़ाई के साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। मैं एक ऑफिस में डेटा ऑपरेटर का काम कर रहा था। मैं शाम के 5 बजे से रात के 10 बजे तक वहाँ काम करता था। एक बार काम ख़त्म होते होते काफ़ी देर हो गई और रात के 11:30 बज गए थे। ऑफिस से मेरा हॉस्टल 10 किलोमीटर के आसपास था। ऑफिस से निकलकर मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और सीधा हॉस्टल की ओर निकल पड़ा। कुछ ही दूर जाने के बाद मैंने देखा आगे एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था और पूरा रास्ता बंद हो गया था। फिर मुझे एक आदमी ने दूसरे बाईपास रास्ते के बारे में बताया। फिर मैंने अपनी बाइक को घुमाया और उसी दूसरे रास्ते की ओर जाने लगा। करीब 10 मिनट बाद मुझे बाईं ओर वो दूसरा रास्ता दिखा। वो एक जंगली रास्ता था। फिर मैंने लेफ्ट टर्न लिया और उस जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ गया। वो एकदम कच्चा रास्ता था। दोनों तरफ बस घने पेड़ ही पेड़ थे। मेरे अलावा और कोई भी नहीं था उस रास्ते में। आधे घंटे तक आगे जाने के बाद भी जंगल ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी थी। कुछ ही दूर और जाने के बाद मुझे आगे एक छोटी चाय की दुकान दिखी। मैं वहीं रुक गया, पर आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक से एक बूढ़ा मेरे पीछे से बोला, क्या चाहिए बाबू? मैं एकदम चौंक गया। मैंने पीछे पलटा और उस बूढ़े को देखने लगा। वो काफ़ी अजीब और डरावना दिख रहा था। उसकी कमर झुकी हुई थी। उसके सर पर एक बड़ा सा चोट का निशान था और उसकी आंखें काफ़ी बड़ी थी और भयानक भी। उसने फिर से पूछा, कुछ चाहिए क्या बाबू? मैंने कहा, हाईवे कितना दूर है यहाँ से? उसने कहा, बस कुछ ही दूर है। चाय पियोगे बाबू? मैंने कहा, नहीं थैंक यू। पर उस बूढ़े ने फिर से कहा, चाय पी लीजिए ना। मैंने चिढ़ते हुए कहा, बोला ना नहीं चाहिए। फिर मैंने बाइक स्टार्ट किया और दोबारा आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दूर आगे बढ़ने के बाद दोबारा मुझे वही आवाज़ सुनाई दिया, चाय पी लो ना बाबू। मैंने चारों ओर देखा पर आसपास कोई नहीं था। फिर अचानक मेरी नज़र रियर व्यू मिरर पे पड़ी। मैं तो डर के मारे पसीज गया। मैंने देखा पीछे वही बुढ़ा भागते हुए मेरे बाइक के साथ साथ आ रहा था। और भागते हुए वो बूढ़ा इंसान और भी ज़्यादा भयानक दिख रहा था। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और बाइक को तेज़ी से भगाने लगा। कुछ ही देर बाद मैं हाईवे में आ गया और अपने हॉस्टल पहुंच गया। अगले दिन मैं माँ काली के मंदिर गया और वहाँ पंडित जी से सारी बात की। तो उन्होंने मुझे एक धागा बांधने के लिए दिया और कहा, उस जंगल में कई छलावे और शैतानी आत्माएं घूमती रहती हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम सही सलामत वहाँ से वापस आ गए। उस दिन से कभी मैं उस रास्ते में दोबारा नहीं गया। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। धन्यवाद।